आज की कहानी का नाम है क्या पहली पत्नी को छोड़ पाया अंश। अंश अपने ऑफिस में काम में बिजी था। पेशे से वह एक बहुत बड़ी आर्किटेक्ट फर्म में काम करता था। सारा टाइम वह काम में डूबा रहता था। उम्र उसकी 32 वर्ष की ही थी, लेकिन उसके दिमाग के घोड़े जब दौड़ते थे तब अनुभवी आर्किटेक्ट भी चारों खाने चित हो जाते थे। हमेशा शांत रहने वाला अंश एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही अंश का जीवन सीमित था। अंश का व्यक्तित्व साधारण था, गेहुआ रंग और मध्यम कद का थी। उसका शरीर किसी को आकर्षित नहीं करता था, लेकिन उसका काम और काम के प्रति समर्पण हर किसी को आकर्षित करता था। ऑफिस के नज़दीक ही उसने रहने के लिए एक कमरा किराए पर लिया था। वह ऑफिस पैदल आया जाया करता था। उसके पास कोई कार, स्कूटर, बाइक वगैरह भी नहीं था। कमरे में एक बिस्तर, कुछ कपड़े, कुछ किताबों के अलावा कुछ बर्तन जिनमें वह अपना खाना बनाया करता था। दाल, रोटी, चावल बनाना वह सीख गया था और इन्हीं में अपना गुजारा करता था। कभी रोटी भी नहीं बनाता था, फल से ही काम चल जाता था। ऑफिस में रिया नाम की नई लड़की आई थी। वह भी काम के प्रति बहुत समर्पित थी। सुबह सवेरे रिया को ऑफिस में अंश नहीं दिखा। वह एक प्रोजेक्ट पर अंश के साथ काम कर रही थी। उसने फोन किया, लेकिन अंश ने फोन नहीं उठाया। अंश को रात में तेज बुखार हो गया था, जिस कारण वह करवटें बदलता रहा और सुबह नींद आई। तेज नींद के झोंके में फोन की घंटी उसे सुनाई नहीं दी। ऑफिस में अंश के बॉस कमलनाथ को आश्चर्य हुआ कि बिना बताए अंश कहाँ चला गया। उसने कोई संदेश भी नहीं छोड़ा। अंश ऑफिस के पास ही रहता था, इसलिए लंच टाइम में टहलते हुए कमलनाथ अंश के घर की ओर रिया के साथ चल दिए। अंश एक मकान की तीसरी मंजिल पर बने एक कमरे में रहता था। जब कमलनाथ और रिया अंश के कमरे में पहुंचे तब डॉक्टर अंश का चेकअप कर रहा था। डॉक्टर ने दवाई का पर्चा लिख दिया। पर्चा तो आपने लिख दिया, लेकिन बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अंश ने डॉक्टर को अपनी लाचारी बताई। डॉक्टर ने अपने बैग से दवा निकालकर अंश को दी और कहा, यह दवा अभी ले लो। पानी किधर है? पानी की बोतल बिस्तर के पास एक स्टूल पर रखी हुई थी। अंश ने दवा ली। कमलनाथ ने डॉक्टर से अंश की तबीयत का हालचाल पूछा। मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ। लैब का टेक्नीशियन खून और पेशाब के सैंपल जांच के लिए यहीं से ले जाएगा। अंश को 3 दिन से बुखार आ रहा था। मुझे टाइफाइड लग रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद कमलनाथ ने अंश से दवा का पर्चा लिया और रिया को केमिस्ट शॉप से दवा लाने को कहा। कमरे को देखकर ऐसा लगता है कि तुम अकेले रहते हो? कमलनाथ ने अंश से पूछा। अंश ने गर्दन हिलाकर हाँ बोल दिया। अंश, तुम आराम करो, मैं यहाँ ऑफिस बॉय को भेज देता हूँ, वह तुम्हारी हेल्प कर देगा। तुम कुछ दिन आराम करो, काम हम देख लेंगे। रिया ने अंश को दवा दी और कमलनाथ के साथ वापस ऑफिस आ गई। अंश को बार बार उतरते चढ़ते बुखार से कमजोरी हो गई। शाम को ऑफिस बॉय अंश के लिए बाजार से कुछ फल ले आया और दाल चावल बना दिए। अगले दिन जांच रिपोर्ट आने पर टाइफाइड की पुष्टि हो गई। अंश ऑफिस जाने की स्थिति में नहीं था। टाइफाइड ने उसका बदन निचोड़ लिया था, जिस कारण वह ऑफिस नहीं जा सका। 3 दिन बाद कमलनाथ ने अंश से उसकी तबीयत पूछी और उसके ऑफिस आने की असमर्थता जताने पर जरूरी काम निपटाने के लिए रिया को उसके घर भेज दिया और बोला कि वहीं जाकर काम करो। कमजोरी के कारण अंश ने शेव भी नहीं बनाई थी। नहाने करने के बाद उसने कपड़े बदले थे और चाय बनाकर ब्रेड को चाय में डुबोकर खा रहा था। फाइल और लैपटॉप के साथ रिया अंश के कमरे में पहुंची। पिछली शाम कमलनाथ से बातचीत के बाद रिया के उसके पास आकर काम करने का कार्यक्रम बन गया था। अंश ने कमरा व्यवस्थित कर लिया था, बिस्तर पर नई बेडशीट बिछा दी थी और झाड़ू लगाकर कमरा साफ कर लिया था। 2 कुर्सी के साथ एक गोल मेज रखी थी। सुबह का अखबार पढ़ते हुए अंश चाय पी रहा था। ब्रेड को चाय में डुबाकर खाते देख रिया अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सकी। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वह भी चाय में बिस्किट और ब्रेड डुबोकर खाती थी। मुस्कुराहट के पीछे का राज भी बता दो, अंश ने आखिर पूछ ही लिया। रिया लैपटॉप और फाइल गोल मेज पर रखकर एक कुर्सी पर बैठ गई।
अंश ने रिया को चाय देते हुए कहा, अभी बनाई है, गरम है, पहले चाय पी लो फिर काम करते हैं। बिस्किट मीठे भी हैं और नमकीन भी है, कहकर अंश ने बिस्किट के डब्बे रिया के सामने रखे। चाय पीने के बाद दोनों ने काम स्टार्ट किया। 1 घंटा काम करने के बाद अंश ने आंखें बंद कर ली। सर, आपको थकान हो रही है, कुछ देर के लिए काम रोक लेते हैं, बाद में कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा आराम करता हूँ, 10-15 मिनट बाद काम करते हैं। जी सर, आप आराम कीजिए। अंश ने एफएम रेडियो लगाया। रेडियो पर गीत आ रहा था, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। अंश ने एफएम स्टेशन बदल दिया। वहाँ नए गीत आ रहे थे। अच्छा गाना था, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, रिया ने अंश से कहा। पुराना गीत है और साथ में थोड़ा उदासी वाला, शायद आपको पसंद ना आई इसलिए बदल दिया। सर, मुझे नए पुराने सभी गीत पसंद है। रिया की बात सुनकर अंश मुस्कुरा दिया और काम फिर से स्टार्ट कर दिया। धीमे स्वर में एफएम रेडियो बजता रहा और हर आधे घंटे बाद अंश काम बंद कर 10 मिनट का आराम करने लगा। दोपहर के 1 बजे रिया ने अंश से खाने के बारे में पूछा। अभी गर्म कर देता हूँ, मूंग दाल छिलके वाली है और साथ में चावल बनाए हैं, आप भी लीजिए, अंश ने कहा। मैं अपना टिफिन साथ लाई हूँ, आप आराम कीजिए, मैं खाना गर्म करके देती हूँ। खाना खाते टाइम रिया ने अंश से पारिवारिक प्रश्न पूछ ही लिया। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अपने घर से किसी को बुला लीजिए। बूढ़े माता पिता को मैं तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, 2-4 दिन में ठीक हो जाऊँगा। बहन भाई अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहते हैं, अब बुखार तो उतर ही गया है। आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? बड़े भाई के साथ रहते हैं। आप विवाह कर लीजिए, 1 से 2 भले। रिया की बात सुनकर अंश मुस्कुरा दिया और खाना खाने के बाद बोला, विवाह के कारण ही यहाँ अकेला रह रहा हूँ। आपकी पत्नी अलग रहती है क्या? मेरा पत्नी से तलाक हो गया है। 4 साल पहले मेरा रीमा से विवाह हुआ था। मैं भी आर्किटेक्ट और रीमा भी आर्किटेक्ट। हम दोनों ही एक कंपनी में काम करते थे। उस टाइम हम कोलकाता में काम करते थे। विवाह के 1 महीने बाद ही रीमा अपने मायके गुवाहाटी गई और लौटकर नहीं आई। मैंने उसे बुलाया, गुवाहाटी भी कई बार लेने गया, पर वह मेरे साथ रहने को तैयार नहीं हुई। 6 महीने के प्रयास के बाद मैंने थक कर बिना किसी कारण के रीमा का परित्याग करने पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तलाक ले लिया। पिछले वर्ष कोर्ट ने तलाक पर मोहर लगा दी और मैं कोलकाता छोड़कर दिल्ली आ गया। कोई कारण तो अवश्य होगा। उसने कोर्ट में भी कोई कारण नहीं बताया और तलाक हो गया। विवाह के बाद हम मुश्किल से 1 महीना साथ रहे। मुझे आज तक उसका बिना कारण छोड़कर चले जाने का रहस्य समझ ही नहीं आया। जब उसे रहना ही नहीं था तब विवाह क्यों किया? खैर, अब 1 वर्ष से अकेला रह रहा हूँ, अपने गुजारे के लिए खाना बना लेता हूँ। आप जो गीत सुन रही थी वह मेरे हाल पर सही बैठता है। रीमा को भूलना चाहता हूँ और वो याद आ जाती है। वो तो मैं देख रही हूँ। रिया पूरा दिन अंश के साथ रही, मिलजुल कर काम करते रहे और शाम को अपने बॉस कमलनाथ को कार्य प्रगति की सूचना दी। कमलनाथ ने अंश को आराम करने को कहा कि ऑफिस आने की जल्दी ना करे और रिया को अगले 3-4 दिन अंश के घर से काम करने को कहा। रिया, हमारे बॉस भी महान है, मुझे आराम करने को कह रहे हैं और तुम्हें मेरे साथ काम करने को कह रहे हैं। जब काम करूँगा तब आराम कैसे करूँगा? मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। आप अधिक आराम कीजिए और सिर्फ मुझे काम बता दीजिए। काम मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं किया है, इसलिए आपको अधिक नहीं थोड़ा सा परेशान करूँगी। रिया, मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मैं 1 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकता हूँ। आप आराम कीजिए, अपना खाना मत बनाना, मैं आपके लिए खाना ले आऊँगी। शाम को तो बनाना ही पड़ेगा ना, शाम को जाते समय मैं ही बना दूँगी। 1 हफ्ता तक रिया और अंश के घर आकर काम करती रही। शनिवार और रविवार की छुट्टी वाले दिन भी रिया अंश के घर आई। काम करने के साथ दोनों पारिवारिक और ऑफिस की बातों पर चर्चा करने लगे। रिया भी तलाकशुदा थी, जिसका अभी 6 महीने पहले ही आपसी रजामंदी से तलाक हुआ था। रिया अपने टिफिन में अंश का भी खाना लाती और रात का खाना बनाकर जाती।
एक सप्ताह में अंश और रिया ने अपने जीवन को साझा किया और छोटे से समय में कुछ नज़दीक होते हुए अंश सही होने के बाद ऑफिस आने लगा। रिया अंश के लिए डेली खाना लाती रही। धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगी और 5 महीने बाद दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे। एक दिन उनके बॉस कमलनाथ ने उन्हें नया जीवन आरंभ करने की सलाह दी। अंश और रिया विवाह के बंधन में बंध गए। दिन गुजरते गए और दोनों 2 से 3 हो गए। एक पुत्री के आने से दोनों का जीवन पूर्ण हो गया। अंश कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया। आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अधिवेशन में अंश का कोलकाता जाना हुआ। वहां पर रीमा ने उसे देख लिया। अंश अपना कार्य संपन्न करने के बाद दिल्ली वापस आ गया। थोड़े दिन बाद उसे कोर्ट से नोटिस मिला। नोटिस रीमा ने दंड संहिता के सेक्शन 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ता देने के लिए किया था। नोटिस मिलने पर उदास अंश ने रिया से कारण पूछा। रिया, जब तुम्हारा तलाक हुआ था तब गुजारा भत्ता के लिए कोई आदेश जारी हुआ था क्या? अंश, मेरा तलाक आपसी सहमति से हुआ था। हमारा लिखित अनुबंध हुआ था जिसके तहत मुझे एक मुश्त रकम मिली थी। लेकिन तुम यह क्यों पूछ रहे हो? रीमा ने गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में केस किया है। अंश ने कोर्ट के नोटिस को रिया के आगे किया। जब तुम्हारा तलाक हुआ था तब गुजारा भत्ता नहीं मांगा था क्या उसने? रिया, यह नोटिस मुझे इसलिए हैरान कर रहा है कि तलाक के केस के दौरान रीमा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया था। शादी के 1 महीने के बाद बिना कारण वह मुझे छोड़ गई थी। इसी कारण पर तलाक हो गया था और उसने गुजारा भत्ता के लिए भी कोई जिक्र नहीं किया था। अब क्या होगा? कोर्ट का नोटिस है, वकील से बात करनी होगी। कोलकाता कोर्ट में तलाक हुआ था, वहीं कोर्ट में केस किया है। अब सारी कार्यवाही कोलकाता में ही होगी। दिल्ली में रहने वाला कोलकाता कोर्ट के चक्कर काटेगा। मुसीबत ही मुसीबत है। काम का हर्ज भी होगा, कोलकाता आने जाने का खर्चा अलग होगा। वकील की फीस के साथ दिमाग 24 घंटे खराब और परेशान रहेगा, कहकर अंश गहरी सोच में डूब गया। तुम चिंता मत करो, अब जो मुसीबत आ गई है उसका मुकाबला मिलकर करेंगे। आप वकील से बात करो, अधिक चिंता मत करो। रिया को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा देख अंश में हिम्मत आ गई और कोलकाता में उस वकील से बात की जिसने उसका तलाक का केस लड़ा था। वकील बनर्जी बाबू ने अंश को कोलकाता आकर एक बार फिर मिलने को कहा ताकि केस की पैरवी की जा सके। अंश के साथ रिया भी कोलकाता में वकील बनर्जी से मिली। वकील बनर्जी तलाक की पुरानी फाइल देखकर कहता है कि आपका तलाक परित्याग के कारण हुआ था। रीमा ने बिना कारण आपका परित्याग किया है। गुजारा भत्ता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के अंदर मिलता है। उसने देरी से केस फाइल किया है जिसका हम विरोध करेंगे और दूसरी आपत्ति हमारी सेक्शन 125 के अंतर्गत करेंगे कि रीमा ने बिना किसी कारण आपका परित्याग किया और आपके साथ रहने से इनकार किया था। इन्हीं वजहों से तलाक मिला था और आपका गुजारा भत्ता देना नहीं बनता है। आप केस जीत जाएंगे, आप बेफिक्र रहे। रिया ने अपने तलाक का जिक्र किया। तब वकील बनर्जी ने समझाया कि सेक्शन 125 के तहत आपसी रजामंदी से हुए तलाक में समझौते के अंतर्गत गुजारा भत्ता नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे केस में एक राशि पर समझौता होता है। अंश कोर्ट की तारीख पर कोलकाता आया। रीमा से आमना सामना हुआ। अंश ने कहा, रीमा, तुमने बिना कारण के मेरा परित्याग किया था जिस कारण हमारा तलाक हुआ था और अब तुम गुजारा भत्ता मांग रही हो जो तुम्हारा हक भी नहीं है और मिलेगा भी नहीं। अंश, यह तो मेरा हक है, पहले नहीं मांगा अब मांग लिया, यह तो देना ही होगा तुम्हें। जब शादी से भाग गई तब हक नहीं बनता है। कानून महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। तुम मेरा हक नहीं छीन सकते हो। अपने मन से पूछो, जब वैवाहिक जीवन का कोई दायित्व नहीं निभाया तुम भाग खड़ी हुई। इसको भगोड़ा कहते हैं। कोर्ट भगोड़ों से कोई सहानुभूति नहीं रखती है। तुम अपना केस वापस ले लो। मैंने केस वापस लेने के लिए नहीं किया है, गुजारा भत्ता लेने के लिए किया है। क्या तुमने शादी गुजारा भत्ता लेने के लिए की थी? बिल्कुल यही समझो। तुम भारतीय स्त्री के नाम पर एक कलंक हो। विवाह जन्म जन्म का रिश्ता होता है। पति और पत्नी अपना संपूर्ण जीवन एक दूसरे पर न्योछावर करते हैं। सुख और दुख में बराबर के भागीदारी होते हैं। तुमने क्या किया?
विवाह से भाग खड़ी हुई सिर्फ और सिर्फ गुजारा भत्ता लेने के लिए। अब जो भी बात होगी कोर्ट में होगी। मुझे तुमसे कोर्ट में बात करनी है, कोर्ट के बाहर कोई बात नहीं करनी है, कहकर रीमा चली गई। कोर्ट में हर दूसरे महीने तारीख पड़ जाती। अंश को ऑफिस से छुट्टी लेकर कोलकाता जाना पड़ता। वकील से बात करके पेशी के दौरान की रणनीति बनानी पड़ती। कभी जज महोदय छुट्टी पर होते तो कभी वकीलों की हड़ताल के कारण तारीख मिल जाती। एक बार जज का तबादला हो गया और नए जज ने तारीख दे दी। तारीख पर तारीख के बीच कभी कभार 2-4 मिनट की सुनवाई हो जाती। अंश कोर्ट के पचड़ों से परेशान हो गया था, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था। आखिर 3 सालों के बाद कोर्ट का फैसला आया। रीमा की ओर से तर्क दिया गया कि सेक्शन 125 के अंतर्गत तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता का हक है, क्योंकि उसने दूसरा विवाह नहीं किया। जबकि अंश की ओर से तर्क दिया गया क्योंकि रीमा स्वयं विवाह के 1 महीने बाद छोड़कर भाग गई थी। इसी कारण हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तलाक हुआ और रीमा जानबूझकर अंश के साथ नहीं रही, इसलिए वह गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। कोर्ट ने अंश के पक्ष में फैसला दिया। अंश खुश हो गया, लेकिन रीमा ने कोर्ट से बाहर आते ही अंश को हाईकोर्ट में मिलने की चेतावनी दी। रीमा ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। अगले 3 वर्ष तक कोलकाता हाईकोर्ट के चक्कर काटने में लग गए। उसके अलावा हाईकोर्ट ने रीमा के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने रीमा के पक्ष में फैसला इस आधार पर दिया कि रीमा का अंश के साथ तलाक हो गया है, उसने दोबारा शादी नहीं की। सेक्शन 125 के तहत रीमा गुजारा भत्ता की हकदार है। हाई कोर्ट के फैसले से अंश मायूस हो गया कि उसे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। जुर्म उसका है ही नहीं, सिर्फ इतना सा है कि ऑफिस में काम करने वाली सहकर्मी से उसने विवाह कर लिया, जो 1 महीने बाद उसे छोड़कर भाग गई। यहाँ पर गलती पत्नी की और गुजारा भत्ता दे पति। यह कहाँ का इंसाफ है। रिया ने अंश का हौसला बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की सलाह दी। रिया, आज 6 वर्ष हो गए हैं मुकदमा लड़ते हुए, हिम्मत टूट गई है। अब बिना कसूर के सजा काट रहा हूँ मैं। अंश, हमारे देश और समाज की यह विडंबना है कि बेकसूर सजा भुगतता है और कसूरवार मजे करते हैं। सेक्शन 125 एक भले काम के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग रीमा जैसी औरतें करती हैं, जो भले पुरुषों से विवाह करके छोड़ देती हैं और पुरुषों को जीवन भर बिना किसी कारण के दंड भुगतना पड़ता है। अंश ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला 3 सालों के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने अंश की दलील को अस्वीकार कर दिया कि रीमा ने दूसरी शादी नहीं की, इसलिए रीमा का गुजारा भत्ता हकदार है। रीमा के विवाह के बाद रितेश का परित्याग किया, जिस कारण हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत तलाक हो गया। सेक्शन 125 में तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिया जाता है। तलाक के बाद रीमा और रितेश स्वाभाविक रूप से अलग रहेंगे। यह अलग रहना ही गुजारा भत्ता दिलाता है। अंश की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया कि वह किसका परित्याग है। रीमा ने जानबूझकर बिना कारण के अंश का परित्याग किया और इस परित्याग के कारण रीमा को गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए। रीमा पढ़ी लिखी आर्किटेक्ट है, वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, लेकिन रीमा ने खुद को बेरोजगार बताया। रीमा ने दोबारा विवाह नहीं किया और बेरोजगार की बात मानते हुए रीमा के हक में फैसला किया। 10 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई में चंद सिक्कों की जीत में रीमा को क्या मिला, यह अंश और रिया नहीं समझ सके। ऐसी स्त्रियों को गुजारा भत्ता का कानून भी बेसिर पैर का लगा, लेकिन उनके हाथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हुए थे। आखिर कानून को अंधा क्यों बनाया हुआ है। अबला नारी को संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अबला पुरुष को सबला नारी से भी बचाना चाहिए। कानून को किताब से निकालकर व्यवहारिक निर्णय लेने चाहिए। अंश और रिया जवाब ढूंढने में नाकामयाब हैं। उनके हाथ 10 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद भी सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।